दो कोई व्यक्ति है, दोनों का जन्म एक ही समय में हुआ, ठीक है। तो क्या उन दोनों का जीवन काल एक जैसा ही गुजरेगा? ज्योतिष के आधार पर एक अच्छा स्वाध्याय किया हुआ व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ प्रेडिक्शन देगा तो सही होंगे। बगैर जाने समझे रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए। कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्रॉस मत कीजिए, रास्ता आगे मत बढ़िए, कोई छींक दे तो आप रुक जाइए। कम गुण में भी आप शादी करें, मेरा विचार है। कालसर्प दोष राहु और केतु के मध्य अगर सारे ग्रह आते हैं तो कालसर्प दोष की मान्यता है। सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में, अंबानी की कुंडली में कालसर्प दोष है तो लोग तो मिलीनियर है। किन लोगों को जाना चाहिए शेयर मार्केट में, किसको नहीं जाना चाहिए? कोई ऐसी विधा नहीं है कि 9 ग्रह को ठीक कर ले, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा जीवन में कोई करने का दावा करता हो या अगर कोई ऐसा सोचता हो तो ये भ्रम है। गुण मिलान के आधार पर शादी को मैं सही नहीं समझता। नमस्कार, मैं मुकेश झा कॉर्डिल कनेक्ट में आपका स्वागत करते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं पंडित शैलेश दुबे जी, जो एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, रांची में आवास करते हैं। तो हम चाहेंगे सबसे पहले पंडित शैलेश दुबे जी से कि सर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमें बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है, आपकी ये रुचि कैसे हो गई कि एस्ट्रोलॉजी को ही आप अपना करियर बनाएं या इसका प्रेडिक्शंस करें। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में मैं कैसे आया इसके संबंध में है कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरे चाचा जी एक ज्योतिषी थे। उनके फलादेश को देखते हुए मेरी रुझान इस ओर बढ़ी और स्व अध्याय से ये बढ़ती चली गई और फिर मैंने इसको एक प्रोफेशन के रूप में भी अपना लिया। ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है उसके आधार पर मैं जैसे व्यक्ति को कुछ प्रेडिक्ट करता हूँ और उसको उसका कुछ फल प्राप्त होता है तो लोग स्वतः कनेक्ट होते चले जाते हैं और इससे एक वट वृक्ष के रूप में ये व्यवसाय बढ़ते चला गया। तो पंडित जी, हम लोग जानना चाह रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी का अचानक हम लोग देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, कह सकते हैं कोविड के बाद से अचानक बहुत ज्यादा इसकी विस्तार हो गई है। लोग बहुत ज्यादा यूट्यूब पे भी आ रहा है, नेट पे भी आ रहा है, कुछ ज्यादा ही लोग अचानक उभर के आ गए एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में। तो अचानक एस्ट्रोलॉजी के ऐसा क्या दिख क्या रहा है इसके बारे में? इस दुनिया में सभी लोग कम एफर्ट से अधिक पाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को उससे भला भी होता है। सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं कि हम मेरा भी कुछ भला हो जाए। पहला तो ये। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जब से सोशल मीडिया आया तो चीज़ों का विस्तार हुआ, उसके आधार पर लोगों का जानकारी बढ़ते गया, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ते गया और लोग उससे कनेक्ट होते चले गए। यही वजह है कि इसका प्रचार प्रसार का जो वे बढ़ा, इससे लोगों का जुड़ाव इससे अधिक हो गया। सर ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में हमें जानकारी देते हैं कि अब ये क्या है बेसिकली। इसमें सुनते हैं 12 घर होते हैं, 12 भाव हैं, 9 राशियां हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। तो इसका सामंजस्य कैसे क्या होता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र, यही है ज्योतिषी। ये देवताओं का नेत्र है। एक्चुअली अगर कोई ज्योतिषी यह समझता है कि मैं फलादेश किसी को कर रहा हूँ और फलीभूत हो रहा है, तो मेरा व्यक्तिगत का मत है कि ये ईश्वर का नेत्र है। ईश्वर के द्वारा जो आपको प्रेरणा मिलती है उसके आधार पर आप कुछ बोलते हैं। ईश्वर अगर चाहते हैं तो आपकी कही हुई बातें सही होती हैं, अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है तो वो सही नहीं हो सकती। ज्योतिष के आधार पर एक अच्छा स्वाध्याय किया हुआ व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ प्रेडिक्शन देगा तो सही होंगे और वह 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र के आधार पर ही होता है। और इसी के आधार पर 9 ग्रह जो हैं, 12 राशियां जो हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ अलग अलग हाउसेज का प्रभाव रखती हैं और उसके लिए अगर वो कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में हैं, उससे संबंधित जीवन में अच्छी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, उस भाव से संबंधित अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी। और अगर वो बुरे हाउस में बैठे हैं, बुरे ग्रहों से दृष्ट हैं, तो उस हाउस से संबंधित चीज़ें आपके जीवन में अच्छी नहीं होंगी। कहने का मतलब ये है पंडित जी की जितनी भी एस्ट्रोलॉजी जो है, आप लोग जनरली प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि सामने वाले के जीवन में क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, क्या कठिनाइयां आने वाली हैं, उसकी रेमेडी क्या हो सकती है। बिल्कुल, ये सब आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या एक तरह का ये आप लोग गेस है या एक साइंस है? बिल्कुल साइंस है। अगर हम किसी को कहते हैं कि आपका अभी एक्सीडेंट होगा और अगर उस कालखंड में ऐसा होता है तो गेस कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ कि शादी होगी और शादी होती है, आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा। अगर किसी कम उम्र के बच्चे को कहता है कोई कि आप IAS बनोगे, मंत्री बनोगे, कुछ अच्छी जॉब को प्राप्त करो, कुछ भी बनोगे, और अगर वो ऐसा होता है उस कालखंड में तो निश्चित तौर पर। तो अब बताइए, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, विचार आ रही है कि मान लीजिए दो कोई व्यक्ति है, दोनों का जन्म एक ही समय में हुआ हो,
ठीक है। तो क्या उन दोनों का जीवन काल एक जैसा ही गुजरेगा? सबसे पहले तो है कि ज्योतिष में बोलते हैं कि देश काल परिस्थिति के आधार पर किसी भी व्यक्ति का प्रेडिक्शन किया जाता है। अगर मान लिया जाए कि एक व्यक्ति अंबानी के घर पैदा होता है और एक सामान्य व्यक्ति के घर में पैदा होता है, दोनों के घर बच्चों का जन्म एक साथ ही होता है, तो देश काल परिस्थिति के आधार पर उस व्यक्ति का भी उसी लेवल पर जीवन में परिवर्तन होता है जो इस छोटे व्यक्ति का घर में पैदा हुए बच्चे का होगा। लेकिन उसके अंदर यह देखना है कि वह 100 करोड़ से ऊपर से उसकी जीवन शुरू हुई है, उसका जो लेवल होगा 100 करोड़ के ऊपर के उसी लेवल पर होगा। और यह व्यक्ति जो लाखपति के घर पैदा हुआ था, इसका भी उसी लेवल पर गया, लेकिन वो लाख से वहां टर्न किया। इतना ही बेसिक अंतर है, दोनों की उन्नति होगी, दोनों की चीजें वैसे ही लगभग प्राप्त होंगे। हम लोग उसको ऐसे से नहीं कर पाते हैं कि वो वहां पैदा हुआ और आप यहाँ पैदा हुए। ज्योतिष कहता है कि देश काल परिस्थिति के आधार पर किसी का कुछ होगा। ज्योतिषी में बहुत सारे मिथ्स भी हैं, जैसे हम लोग देखते हैं घर में बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप क्रॉस मत कीजिए, रास्ता आगे मत बढ़िए, कोई छींक दे तो आप रुक जाइए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो क्या इसका भी असर पड़ता है क्या हमारे जीवन में? यह कोई मान्य सिद्धांत नहीं। शास्त्रों में पूर्व से कुछ चीजों को कहा गया या किसी व्यक्ति ने कालांतर में कुछ कहा और ये वो चीजें चली आ रही हैं। आप अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि अगर आप आईएएस के लिए आपको ज्वाइन करना है और आप बिल्ली रास्ता काट रहे इस बात के लिए अगर आपका टाइम मिस कर रहा है तो क्या आप रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। लोग बोलते हैं कि मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन एसएसपी में दाढ़ी बाल नहीं कटना चाहिए। तो जितने बड़े ऑफिसर्स होते हैं, खासकर मिलिट्री के बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो पर डे सेविंग करते हैं। तो क्या उनके जीवन में सकारात्मक चीजें नहीं होती हैं क्या? नहीं, वो नॉर्मल लाइफ चलता ही रहता। ये उतना ज्यादा मान्य मेरे नजर में नहीं है। हाँ, ये जरूर कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, वो उनकी आस्था है, उस पर हमारा कुछ व्यक्तिगत विचार नहीं। एक नॉर्मली हम लोग देखते हैं परिवार में जब शादी ब्याह होती है तो कुंडली का मिलान किया जाता है, जो आचार्य लोग ही बनाते हैं कुंडली, कि इनके 36 गुण मिल रहे हैं तो इतने गुण मिल रहे हैं, अगर नहीं गुण नहीं मिलेगा तो संबंध शादी नहीं होगी, संबंध अगर शादी हो गई तो सफल नहीं रहेगी जीवन। तो क्या इसका सिग्निफिकेंस है क्या, मतलब इसका कोई असर पड़ता है क्या? देखिए, इसमें मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि गुण मिलान के आधार पर शादी को मैं सही नहीं समझता, चूंकि गुण के मिलान से यह कहीं साबित नहीं होता है कि इस व्यक्ति को बच्चे होंगे कि नहीं, इसका रोजगार सही होगा कि नहीं, इसकी आयु सही है कि नहीं, इन दोनों के बीच सामंजस्य प्रॉपर होगा कि नहीं। यह गुण नहीं कहता, दो नक्षत्रों का मिलापक गुण है। मेरा व्यक्तिगत का मत है कि किसी जानकार एस्ट्रोलॉजर से दोनों लड़के लड़कियों की कुंडली का एनालिसिस कराना चाहिए और उसके बाद विचार करना चाहिए कि इनकी आयु है कि नहीं, इनके बीच प्रॉपर सामंजस्य होगा कि नहीं, इनके बच्चे होंगे कि नहीं, इनके रोजगार की स्थिति क्या होगी, पारिवारिक रूप से इन लोगों के बीच में जो संबंध होंगे पूरे परिवार के बीच में वो कैसा रहेगा, उसको मानना चाहिए। लेकिन सिर्फ गुण के आधार पर आप अक्सर देखेंगे कि लोग यह भी बोलने वाले बोलेंगे कि 26 गुण मिली थी, शादी हुआ लेकिन बहुत अच्छा नहीं हुआ। उसके आगे किसी का विचार होता है कि राम सीता का 36 गुण मिला, बावजूद उनका पारिवारिक जीवन तो बहुत अच्छा नहीं था। तो निश्चित तौर पर, और अगर देखा जाए तो उस कालखंड के जो बड़े संत थे, जो बड़े ज्योतिषी थे, जो बड़े राजऋषि थे, उन लोगों ने ही उनकी कुंडली का मेलापक किया होगा, लेकिन उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं था। तो सीधा सीधा है कि किसी जानकार एस्ट्रोलॉजर से व्यक्तिगत तौर पर इस चीज की एनालिसिस कराएं कि इन लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा होगा, तब आगे बढ़ना चाहिए। कम गुण में भी आप शादी करें, मेरा विचार है कि यह नहीं है कि बहुत ज्यादा गुण मिल रहा है इसलिए बहुत अच्छा जीवन चलेगा, ऐसा मैं उसे अपनी सहमति नहीं दर्शाता। बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे कुंडली लोग हम लोग सुनने में आता है कि किसी के जीवन में कोई काल सर्प योग चल रहा है, किसी का विष योग चल रहा है, कहीं अंगारका योग चल रहा है। तो क्या ये सब असर करता है क्या प्लैनेट्स का? बिल्कुल, कुछ चीजों की मान्यता तो है, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि काल सर्प दोष की महत्ता लोग कुछ अधिक दर्शा रहे हैं। मैंने मैक्सिमम ज्योतिषियों का अगर जीवन में किसी आए हुए व्यक्ति की कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, यूट्यूब के रिगार्डिंग जितने बाबा आजकल बने पड़े, हाँ, यूट्यूब बाबा बहुत ज्यादा वो सीधा कालसर्प दोष, शनि और राहु से संबंधित परेशानी ही बताते हैं। और किसी मान्य ग्रंथ में कालसर्प दोष की कोई जानकारी नहीं दी गई। अब अगर हम उसको माने भी तो मानना यह है कि कालसर्प दोष राहु और केतु के मध्य अगर सारे ग्रह आते हैं तो कालसर्प दोष की मान्यता है। जहां तक मेरी जानकारी है, सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में, अंबानी की कुंडली में कालसर्प दोष है, तो लोग तो मिलीनियर हैं।
सक्सेसफुल भी अपने अपने क्षेत्र में। तो अगर एक सामान्य परिवार का कोई व्यक्ति आपके पास अपनी परेशानी को लेकर के आता है, तो आप अपनी व्यवसाय को चमकाने के लिए, अपने आर्थिक लाभ लोगों का दोहन करने के लिए काल सर्प की महत्ता दर्शा के और उसकी परेशानी को बता के और उसके पूजा पाठ के रूप में धन का उगाही करने का माध्यम है, न कि काल सर्प दोष का कोई बेस है। मेरा व्यक्तिगत उसमें कोई ये नहीं है कि काल सर्प दोष होता है। ये विष योग वगैरह जो होता है, शनि चंद्रमा के एक साथ होने से विष योग का विषय है। चंद्रमा मन है कुंडली में। लोग चंद्रमा को कम महत्व देते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत का मत है कि चंद्रमा आपकी कुंडलियों को 60% गवर्न करता है, क्योंकि आपका मन ही दुखी होता है, मन ही खुश होता है, और वो सीधा सीधा चंद्रमा के हाथ में है। चंद्रमा जब शनि जैसे पाप ग्रह के साथ बैठते हैं तो चंद्रमा पीड़ित होते हैं, और चंद्रमा जब पीड़ित होते हैं तो आपका मन पीड़ित होता है। और चंद्रमा आपकी कुंडली के रिगार्डिंग जिस हाउस के स्वामी होते हैं, चंद्रमा के कारकत्व में जो बातें आती हैं उसके फल में कमी आ जाती है। इसके चलते विष योग का मतलब है। सर, ये अभी आप बोले कि स्वामी है हाउस के, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं हम लोगों को। आपने भी बताया कि इस घर के स्वामी वो है, इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ? मतलब 12 तो घर होता। हर एक व्यक्ति के कुंडली में कोई न कोई ग्रह किसी न किसी हाउस को डिनोट करता है। मेष से लेकर मीन राशि तक वो लग्न भी है और राशियां भी हैं। मेष लग्न की बात करें तो लग्न का लॉर्ड मंगल होता है। वृष लग्न की अगर बात करें तो शुक्र होता है। मिथुन लग्न की बात करें बुध होता है। कर्क लग्न की बात करें चंद्रमा होता है। सिंह लग्न की बात करें सूर्य होते हैं। कन्या लग्न की बात करें पुनः बुध होते हैं। तुला लग्न की बात करें शुक्र होते हैं। वृश्चिक लग्न की बात करें मंगल होते हैं। धनु लग्न की बात करें बृहस्पति होते हैं। मकर लग्न की बात करें शनि होते हैं। कुंभ लग्न की बात करें शनि होते हैं। मीन लग्न की बात करें पुनः बृहस्पति। मतलब उस घर में जो हाउस है तो उसके वो स्वामी है, तो उसका इफेक्ट वहां पे पड़ता होगा। बिल्कुल। जैसे पहला घर जो हमारा होता है, जैसे उसमें धन के लिए ना शायद पहला, तो अगर उसके स्वामी, मेष के स्वामी आप बोले मंगल है, तो फिर उनका उस पर असर पड़ता होगा। हाँ, उनका असर उस पर अधिक होगा। आप पंडित जी जानना चाह रहे थे कि अभी लोग को देख रहे हैं कि आजकल शेयर मार्केट जैसे कॉमर्शलाइज हो गया, कॉमर्शियल लाइन में आते हैं, तो शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है। भारत देश हो गया, अभी इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुई थी, तो यूट्यूब पे अचानक लोग देख रहे थे कि बहुत सारे पंडित जी एस्ट्रोलॉजर लोग आ रहे थे, वो प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि अभी वॉर होने वाला है। अभी फिर कुछ प्रेडिक्शन चल रहा है कि नवंबर में कुछ होने वाला है। तो क्या ऐसा सही में हम लोग पता लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसका आधार है किसी भी व्यक्ति को पहले चीज की यह देखने का है कि एक कुंडली आज की बनी, जिसको हम गोचर कुंडली बोलें। बृहस्पति वर्तमान में उच्च के हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड बृहस्पति और सूर्य के कारकत्व के अंदर आते हैं। अगर कुंडली में ये मजबूत स्थिति में होंगे तो निश्चित तौर पर गोल्ड के अंदर उछाल आएगा। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर उछाल का बात आए तो वह राहु के अंदर आता है, और राहु की स्थिति अगर कुंडली में गोचर में अगर अच्छी हो तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर ज़्यादा उछाल आएगा। या अगर हम शराब की भी बात करें तो उसका भी कारकत्व कहीं ना कहीं राहु के अंदर आता है, तो उसके अगर राहु मजबूत स्थिति पर चल रहा हो तो उसके अंदर उछाल आने का योग बनता है। अगर बात करें कि किस व्यक्ति को शेयर मार्केट से लाभ होगा या नहीं होगा, तो इसके रिगार्डिंग मेरा कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के कुंडली के अंदर उनके पंचम हाउस को पहले देखिए, सेकेंड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, अगर इनकी स्थिति अच्छी हो, इनके जो हाउस के लॉर्ड बनते हैं अगर उनकी स्थिति अच्छी हो, वहाँ पे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, ऐसा व्यक्ति अगर इस मार्केट के अंदर अपना भाग्य आजमाता है तो उसके सफलता के आसार अधिक होंगे। और अगर वहाँ पाप ग्रहों का प्रभाव हो और अगर इन हाउसेज के लॉर्ड खराब स्थिति में हो तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को उस क्षेत्र में जाके किसी तरीके के रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अंत में उसको वहाँ से किसी न किसी तरीके की परेशानी और निराशा ही हाथ लगेगी, लाभ नहीं। मतलब हम लोग प्रेडिक्शंस लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों का ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। पंडित जी एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे आप शेयर मार्केट को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, तो अब हमें ये जानकारी चाहिए होगा कि किन लोगों को जाना चाहिए शेयर मार्केट में, किसको नहीं जाना चाहिए। मतलब आपने शायद गौर नहीं किया, मैंने अपनी पूर्व की बातों में ये बात कहा है कि जिस भी व्यक्ति के कुंडली में पंचम हाउस, एकादश हाउस, 10th हाउस और सेकेंड हाउस की स्थिति अच्छी हो, उसी व्यक्ति को इस फील्ड में हाथ आजमाने की जरूरत है। अगर इन हाउसेज के लॉर्ड्स अगर खराब स्थिति पर हों, उन पर पाप ग्रहों का भी प्रभाव, उस व्यक्ति को उस क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगेगी, उनको वहाँ से लाभ नहीं होगा।
नहीं, जानना चाह रहे थे कि मान लीजिए कि आजकल तो जैसे लोग पंडित जी से मिलते हैं, आश्रम से मिलते हैं, उनको जेम्स स्टोन्स वगैरह बहुत दिया जाता है, तो इसका कितना प्रभाव रहता है? क्या वो सीधे काम करती है या? बिल्कुल करते हैं। अगर अच्छे से प्रिडिक्ट करके कोई व्यक्ति किसी स्टोन को रिकमेंड करता है, स्टोन की क्वालिटी अगर अच्छी है, तो निश्चित तौर पर उसके लाभ जीवन में मिलते हैं। लेकिन बगैर जाने समझे रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से दवाओं का असर है, जब वो लाभ करते हैं तो नुकसान भी करते हैं, उसी तरीके से रत्न अगर बगैर किसी जानकार के आपने पहना है तो निश्चित तौर पर लाभ हो सकता है, तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बिना उसको एनालिसिस किए, बिना अच्छी जानकारी के व्यक्ति के रिकमेंडेशन के धारण करने की जरूरत नहीं है। उसमें रत्ती वगैरह बोलते हैं कि 10 रत्ती का पहनना चाहिए, 6 रत्ती का पहनना चाहिए, तो वो चीज भी मैटर करता है? पहले तो मान्य सिद्धांत यह कहता है कि आपके पर केजी 10 केजी पे 1 रत्ती का वजन होना चाहिए, लेकिन मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अगर बेस्ट क्वालिटी का रत्न है, 3-4 रत्ती का भी है, तो प्रॉपर कारगर है, आप उसको धारण कर सकते हैं। अगर कोई आदमी, मान लीजिए हम एक सिचुएशन लेके चलते हैं, कोई आदमी 9 ग्रहों को मतलब कंट्रोल करके चल रहा है, तो फिर क्या जीवन को अपने हिसाब से ढाल सकता है फिर वो? कदापि नहीं। सबसे पहले तो कोई ऐसी विधा नहीं है कि 9 ग्रह को ठीक कर ले, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा जीवन में कोई करने का दावा करता हो या अगर कोई ऐसा सोचता हो तो ये भ्रम है। अगर ऐसा होता तो धरती पर जो हमारे राज्य के, देश के जो बड़े लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, कभी भी उनके सत्ता में या उनके चीजों में गिरावट दर्ज नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जो मुख्यमंत्री है वो हटता है, जो प्रधानमंत्री है वो हटता है। और अगर ऐसा होता तो उनके पास लाइन लगा होता, देश के जो बड़े लोग हैं, जो बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं या जो बड़े अपने को तांत्रिक कहते हो, वो कर लेते। ये बेसलेस चीज है इसका। हम लोग आजकल देखते हैं बहुत तरह की कुंडलियां आती है, जैसे लगन कुंडली होती है, नौमास कुंडली होती है, और भी कुंडलियां आती है, तो इसका क्या मतलब, वो सब क्या दर्शाता है? किसी भी लग्न कुंडली आपका टोटल देखने का एक माध्यम है, लेकिन जब किसी भी चीज को सूक्ष्म रूप में आपको देखना हो तो उसके लिए D9 मतलब नवांश कुंडली बना हुआ है। अब नवांश कुंडली से आपके वैवाहिक चीजों का विचार विशेष रूप से किया जाता है। D10 कुंडली, जिसे दशमांश कुंडली कहते हैं, जिससे आपके रोजगार व्यवसाय को विशेष रूप से देखने का एक तरीका है। नवांश कुंडली का विचार लग्न कुंडली के साथ जरूर करना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि लग्न कुंडली में आपके जो ग्रह खराब आप देख पा रहे हैं और आपके प्रैक्टिकल जीवन में उनका इम्पैक्ट बढ़िया नजर आ रहा है, तो जब आप नवांश कुंडली का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि वह ग्रह नवांश कुंडली में अच्छा हो गया, इसलिए उसके जीवन में अच्छे फल मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर है कि लग्न कुंडली के साथ नवांश कुंडली का, गोचर कुंडली का, तीनों का मिलाकर अध्ययन करने के बाद ही कोई प्रेडिक्शंस करना चाहिए। वो प्रेडिक्शन ज्यादा सही होगा, एक्यूरेट होगा, न कि सिर्फ लग्न कुंडली देख करके और किसी के भविष्य के बारे में कुछ बताना वो सही नहीं हो सकता। उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हो सकती हैं आपके फलादेश में। अब मान लीजिए जैसे ये जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं, तो उनका तो लगन कुंडली तो एक ही रहता होगा? बिल्कुल। तो मगर दोनों का देखते कि लाइफ तो अलग अलग चलता है। यही तो है, मैंने कहा कि देश काल परिस्थिति का जब विषय आया, नहीं, यहाँ तो देश काल परिस्थिति तो लगभग एक ही हो गया। जब अगर जुड़वा बच्चों की बात हम करते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ही दोनों बच्चे एक साथ नहीं जन्म होते हैं, हाँ, 2-3 मिनट का एक टाइमिंग का अंतर होता है। ठीक मान लेते कि 2 मिनट का अंतर है। जी, टाइमिंग का अंतर होता है। तो आप जब नवांश कुंडली देखेंगे तो उस टाइमिंग के कारण देखेंगे कि नवांश में बदलाव आ गया। यही तो है सूक्ष्म। तो ग्रह कितने दिन में चेंज होता है? जैसे ग्रह तो बहुत सारे ग्रह हैं, 2 घंटे में एक लग्न का चेंज करता है, लगभग 2 घंटे में लग्न बदल जाता है। लेकिन नवांश का जो बदलाव है लगभग 10 मिनट का रखें, लगभग 10 मिनट के सराउंडिंग नवांश कुंडली का बदलाव हो जाता है। तो जब 2 बच्चों का जन्म होता है तो उसके पीरियड में आप देखेंगे कि नवांश का बदलाव हो गया। क्योंकि अगर हम 10 मिनट कहें तो बोले कि 10 मिनट तो नहीं लगता है, आपका प्रश्न यह भी हो सकता है कि 10 मिनट तो नहीं लग सकता, अगर 2 मिनट में लेकिन हो सकता है कि वो जो 10 मिनट का जो बदलाव का पीरियड हो, उसके 9वें मिनट में पहले बच्चे का जन्म हो, तो नेचुरल है कि दूसरा नवांश बदल जाएगा। और दूसरा नवांश बदल जाएगा तो उनके जीवन की सारी चीजें बदल जाएंगी। एक विषय। दूसरा है कि लोगों को लगता है लग्न कुंडली दोनों एक ही है, लेकिन जब आप किसी जुड़वे बच्चे की कुंडली का प्रेडिक्शन करने बैठें तो दोनों का लग्न सामान्य रूप से टाइम डालें तो एक ही होगा, लेकिन प्रेडिक्शन का तरीका है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। वो तरीका यह है कि पहले बच्चे के तृतीय हाउस से उसके दूसरे या मतलब छोटे भाई बहन का प्रेडिक्शन करते हैं। तो आप पहले बच्चे के तृतीय हाउस को लग्न मानकर उसके दूसरे जो भाई, छोटे भाई बहन जो भी आप उनका प्रेडिक्शन करें तो उसमें आपको एक्यूरेसी मिलेगी। लेकिन लोगों को लगता है कि मैंने ये टाइम दिया और इस टाइम के रिगार्डिंग
ये लग्न बना तो दोनों का समान लग्न है, दोनों के लिए एक फलादेश है, बिल्कुल नहीं। उसको आप तृतीय हाउस से फलादेश करेंगे, फलादेश में कुरेसी आएगी। मतलब संभावना है, मतलब ना के बराबर है कि दोनों का एक जैसे जीवन चलेगा। हाँ, नहीं होगी। आप अक्सर देखेंगे कि जुड़वा बच्चों का 99.9% देखें कि जीवन एक समान नहीं होता, दोनों में हाँ, जनरली मेजर जितना लोग हम पहचानते पहले आइडेंटिकल ट्विंस हैं, फिर भी जीवन एक जी, समान नहीं है, दोनों जी। का अलग अलग जीवन चलता उसका है। रीजन वही है। बट अभी एक जगह पढ़ाई पढ़ रहे थे हम लोग कि कोई यहाँ के नहीं, बाहर के, अमेरिका या यूएस या यूके के कोई थे, दो भाई थे, दोनों का मार्क्स वगैरह भी सेम आता था एग्जामिनेशन में। जन्म तो एक साथ ही हुआ था, जो भी एग्जाम दिए उसमें भी नंबर भी सेम आ रहा है, पास भी एक ही तरह से कर रहे हैं, नौकरी भी एक ही जगह की है, फिर उनके देहांत भी एक ही समय हुई। ये दुनिया में अपवाद सभी चीजों का है, हाँ, अपवाद कर सकते। ठीक है। कोई तो ईश्वरीय सत्ता है जो हम लोगों के द्वारा कही गई तमाम बातें या किसी भी ज्योतिषी के द्वारा कही गई तमाम बातें कभी भी सत्य नहीं होती। अगर जैसे अब एक चीज सवाल मन में आ रहा था कि मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी जैसा आप बता रहे हैं कि इतना प्रभावी है, इतना उसका सिग्निफिकेंस हमारे जीवन के ऊपर में, तो जितने लोग सब अगर आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी देख के, अगर उसका रेमेडी लेके चल रहे हैं, तो हर आदमी को तो फिर सेफ हाउस में चले जाएंगे, मतलब अच्छे से सुदृढ़ हो जाएंगे हर एक आदमी। हर आदमी पहुंचा ज्योतिषी के पास, उनसे रेमेडी लिया, अब वो उसको पूरा करता है, तो हर आदमी का जीवन तो ठीक हो जाएगा फिर। देखिए, अगर जहां तक जीवन ठीक होने का मतलब सबसे पहले जो तो है परेशानियां है वो दूर हो कि जाएंगी। मैंने लगभग 15 साल पहले या कुछ उससे अधिक भी हो सकता है, हिंदुस्तान पेपर के लिए एक लेख लिखा था। उसमें मैंने लिखा था कि जीवन का स्तर निर्धारित करती है महादशाएं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है महादशा। हर एक व्यक्ति के लग्न के रिगार्डिंग उनकी महादशाओं का चयन किया जाता है, उनके कुंडली में बैठे हुए ग्रहों का जिस स्थान पर बैठे हैं उसके रिगार्डिंग उनके अच्छे और बुरे फल की गणना एक ज्योतिषी करता है। हम एक माध्यम हो सकते हैं, एक ज्योतिष एक माध्यम हो सकता है। ज्योतिष किसी के भाग्य को 100% नहीं बदल सकता है। जो भी व्यक्ति इस बात का दावा करता है मैं प्रेडिक्शन दूंगा और उससे ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके जीवन में अच्छी दशाएं चल रही हैं तभी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा। अगर आपके जीवन में निगेटिव ग्रहों का प्रभाव चल रहा है, निश्चित तौर पर उसमें कमी की जा सकती है, किसी उपाय से उसमें आंशिक कमी की जा सकती है, उसको पूरी तरीके से बदला नहीं जा सकता। मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूं कि मैं बदल दूंगा, या कोई भी कहता है कि मैं बदल दूंगा, वो बिल्कुल गलत कहता है, बदला नहीं जा सकता। मतलब एक अंदाज लगा सकते हैं आप, एक प्रेडिक्शन कर सकते आंशिक हैं, परिवर्तन हो सकता है। है। आप पूजा पाठ से अपने आत्मबल की वृद्धि करते हैं, आत्मबल की वृद्धि करके आप समझते हैं कि चीजों में कुछ कमी आई है, लेकिन वो चीजें तभी अच्छी होती हैं जब आपके अनुकूल ग्रहों की दशा चले। आपके कुंडली के रिगार्डिंग जिस भी व्यक्ति की कुंडली है उसके अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है तब उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, और वही उसका समय जब विपरीत होता है तो आप देखते हैं कि वो व्यक्ति धाराशायी हो जाता है। सही बात है सर। अभी आपने जिक्र किया पूजा वगैरह का, तो आजकल लोग मंत्र का जाप बहुत करते हैं, और हम लोग देखे हैं, पीछे पढ़ रहे थे कि कहीं जगह सुनते हैं कि जैसे ओम नमः शिवाय व्रत मंत्र है तो इसका आप लोग चैंटिंग करें, कहीं कहते हैं कि ओम शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो ये विरोधाभास बहुत ज्यादा सुनने को मिलता आप यही है, विद्वानों के बीच सदियों से विरोधाभास की स्थिति रही है। मैंने जिन बातों को कहा कोई दूसरा व्यक्ति उससे इत्तेफाक नहीं रख सकता है, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रमाणिक रूप से कोई यह कहने की भी स्थिति में नहीं है कि मैं ज्योतिषी होने के बाद भी ये बात कहता हूँ कि कोई यह कहे कि आप फलाना स्टोन पहन लें और आपके जीवन में तमाम बदलाव, आप फलाना पूजा करा लें तमाम बदलाव हो जाएगा। और अगर दशाएं अनुकूल नहीं और हम उनको कहते हैं कि चलिए मैं आपके सजेशन के अनुसार ये काम कर लेता हूँ, मैं ये धन व्यय कर देता हूँ, आप बदलाव करके दिखला दीजिए, हमको लगता है कि 1% व्यक्ति भी उसमें खरा नहीं उतर पाएगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जहां तक चैंटिंग की बात है, ईश्वर की आराधना कभी भी बुरी बात नहीं रही, ईश्वर की आराधना होनी चाहिए, सही है, मगर कुछ भी नहीं हो तो मन की शांति तो निश्चित तौर पर मिलती है, और मन की शांति ही जीवन में सब कुछ है। नहीं तो कई दफा ऐसा फील होता है ना कि आम आदमी को कि हम तो उच्चारण करते हैं ओम नमः शिवाय कर रहे थे, अचानक कहीं पढ़ लेते हैं कि नमः शिवाय ही करना चाहिए, पंचाक्षर मंत्र है तो उसका क्या उच्चारण करना चाहिए। देखिए, तो लगता है कि जब आज तक जितना भी किए हैं वो गलत हो गया। मैं भी किसी को नमः शिवाय कहता हूँ, मेरा मानना है, शास्त्र की बातें हैं कि अगर आप अपने लिए जप करते हैं तो आप नमः शिवाय मंत्र का जप करें, और अगर एक पंडित एक ब्राह्मण किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जप करते हैं तो उसमें ओम लगाने की जरूरत है, वो अपने मानने का और करने का ये एक विधा है। जहां तक है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अगर चैंटिंग करनी ही है तो कलयुग के रिगार्डिंग दो ही देवताओं की पूजा सबसे अमोद है, एक भोलेनाथ की और दूसरे बजरंगबली की। और सारे ग्रह
एक तरीके से इन्हीं के अधीन है। जैसे मंगल के लिए अगर हमको कोई पूजा करनी है तो भी बजरंगबली की पूजा करनी है, शनि के लिए पूजा करनी है तो भी बजरंगबली की पूजा। कोई पंडित यही बोल पाएगा अगर उनका व्यक्तिगत मंत्र का जप नहीं कर रहे हो तो। और भोलेनाथ की पूजा वो ऐसी पूजा है कि नवग्रह उसके अधीन है। और अगर बात करें कि पूरी तरीके से चीजों को बदलना हो तो उसके ऊपर की एक विधा है कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप इंसान को जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जप किसी भी व्यक्ति के जीवन के पूरी बुराइयों को काटने का क्षमता है उस मंत्र के अंदर। जो लोग आस्तिक हैं उनके लिए तो, जो नास्तिक हैं उनके लिए ये बात मैटर नहीं करता है, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने किसी विपरीत स्थिति पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है उसको उस व्यक्तिगत परेशानियों से निश्चित तौर पर, चाहे वो रोग से संबंधित हो चाहे जीवन की अन्य किसी तरीके की परेशानियों का हो, निश्चित छुटकारा मिलेगा। ये सिर्फ आस्था और विश्वास के साथ करने की जरूरत है। और धर्म कभी भी तर्क का विषय नहीं हो सकता है। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है कि किसको क्या करना है, और जो भी चीज आस्था से किया जाए उसका फल जीवन में निश्चित तौर पर मिलता है। और उसके साथ है कि अब किसी व्यक्ति ने आपके लिए पूजा बोला, आपने पूजा किया और जीवन में सकारात्मक बदलाव आ गया। इसमें मेरा कहना है कि अगर आप अपनी कुंडली मुझे दिखलाएं, आप अपनी जीवन के जो भी परेशानियां हैं उससे संबंधित है, मैंने कहा कि ये परेशानी आपको है, और उस क्रम में पूजा करने से उसमें अगर बदलाव आ जाए तो हम माने कि पूजा करने के बाद बदलाव आए। फैक्ट यही है कि आपके जीवन में अच्छी दशाओं का चलना शुरू होता है, और उसी समय एक पंडित ने, एक ज्योतिषी ने आपको कोई पूजा करवाया और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। आप उसके टाइमिंग सही हो गया पंडित जी का, कह सकते हैं। आप उससे उरीद हो गए कि भैया बाबा ने मेरा पूजा करवाया और मेरे जीवन में बदलाव आ गया। प्रैक्टिकल जीवन में जैसे एक चीज आप देखें कि इतने आयु में हम लोगों ने देखा होगा कि एक व्यक्ति शराबी था, वो 15 साल से शराबी है, और अचानक उस व्यक्ति के अंदर जीवन में परिवर्तन आ गया और वो शराब पीना छोड़ दिया। हमको लगता है कि ठोकर लगी या किसी के कहने से, बाल बच्चों का चेहरा देख के, जैसे भी हो छोड़ दिया। मेरा उसमें ज्योतिषीय सुझाव यह है कि एक राहु की दशा अगर चल रही हो व्यक्ति के जीवन में तो अक्सर 100% नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति किसी नशा की तरफ आकृष्ट हो सकता है और नशेड़ी हो सकता है। राहु की दशा 18 साल होती है। अगर एक व्यक्ति, पहले चीज की कोई भी दशा जब प्रारंभ होती है तो अपनी महादशा के अंदर अपनी अंतरदशाओं का चलना होता है। ग्रह अच्छा हो या बुरा हो उस क्रम में न्यूट्रल होता है, वो न अच्छा फल देता है न बुरा फल देता है। मोटा मोटी लगभग 3-3.5 साल का एक पीरियड होता है जो राहु में राहु का होना। अब अगर व्यक्ति, जब राहु लास्ट करने लगता है, किसी भी व्यक्ति का बृहस्पति का दशा प्रारंभ होता है, जैसा नाम है देवगुरु, बृहस्पति देवगुरु, वो एक सबसे शुभकर ग्रह हैं, उनकी जो दशा होती है शुभ मानी जाती है। बृहस्पति व्यक्ति के जीवन में बहुत कम लोगों के लिए ही खराब होते हैं, खराब नहीं होते हैं ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन बाकियों से उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी होती है। अब राहु की दशा समाप्त हो रही, बृहस्पति की दशा तय है, उस व्यक्ति के अंदर बृहस्पति का जो गुण धर्म है उसके जीवन में आएगा, और इस बदलाव के कारण उस व्यक्ति ने शराब छोड़ा। अब सामने वाले को तो पता नहीं है कि ये दशा का बदलाव इस तरीके से हो रहा है, यह एक ज्योतिषी, एक जानने वाला व्यक्ति ही इस चीज को समझ सकता है, लेकिन सकारात्मक बदलाव का कारण है कि उसकी दशा बदल गई, जिसको आम आदमी नहीं जानता। अब एक चीज जानना चाहेंगे, आपने अभी जिक्र किया दशा, महादशा, अंतरदशा, एग्जैक्टली क्या हुआ? मतलब वो चाह रहे थे कि हमारे लोग समझे, दर्शक समझे कि ये क्या होता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जिसका बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन के ऊपर में। किसी भी व्यक्ति के जन्मकालीन नक्षत्र के आधार पर महादशाओं का निर्धारण होता है। नवग्रह की महादशाएं सभी को जोड़ने से 120 साल की होती है, जिसे विश्वोत्तरी दशा हम लोग बोलते हैं। नक्षत्र के आधार पर प्रारंभ होता है कि इस व्यक्ति की कौन सी महादशा शुरू हुई। अब आपके जीवन में आपके जन्मकालीन कैलकुलेशन है, जिससे हम लोग यह निर्धारित करते हैं कि अगर बृहस्पति की दशा में जन्म होती है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति की दशा 16 साल की होती है। अब वह 16 साल कुछ गर्भ में बीता, यह एक कैलकुलेशन है। 16 साल में हो सकता है कि कोई व्यक्ति 15 साल धरती पर बिताए, कोई व्यक्ति 8 साल बिताए, कोई 5 साल बिताए, वो चंद्रमा के आधार पर उसका कैलकुलेशन है, वो एक डीप विषय है। अब बृहस्पति की दशा के बाद किसी भी व्यक्ति के जीवन में शनि की दशा आती है, उसके बाद बुध की आती है, केतु की आती है, ये सर्किल बना हुआ है, इसी तरीके से चलते रोटेट करता है। किसी भी ग्रह की महादशा 16 साल की बृहस्पति की दशा सिर्फ बृहस्पति ही नहीं होते हैं, 9 ग्रह मिलाकर के वो 16 साल पूरा करते हैं, उसको बोलते हैं अंतरदशा। बृहस्पति में बृहस्पति, बृहस्पति में शनि, बृहस्पति वो भी घूमता है, वो साइकिल घूमता है। अब इसके बाद उसी तरीके से फिर उसका सूक्ष्म रूप है कि वो जो बृहस्पति में शनि है वो भी 9 ग्रह मिला करके अंतरदशा पूरा करते हैं। इसका सूक्ष्म रूप प्राण दशा तक जाता है, जो 1 दिन 2 दिन के हिसाब से होता है।
तो हम लोग ये गणना करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देखने के बाद एक जो एस्ट्रोलॉजर जिनमिन है, जिसको जानकारी है, वो ये फिक्स करता है कि इस लग्न के व्यक्ति के लिए कौन सा ग्रह बढ़िया है। बढ़िया। और अगर उसकी दशा जीवन को प्राप्त होती है तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति जीवन में सफल होता है, और अगर उसके लिए वह विरोधी ग्रहों की दशा चल रही हो तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में स्ट्रगल अधिक होगा। इसमें थोड़ा सा हम सुधार करेंगे, मेंशन करेंगे, वो यह है कि किसी विपरीत ग्रह जो हमारे कुंडली के रिगार्डिंग बनते भी हैं, लेकिन अगर उनका प्लेसमेंट बढ़ जाए तो उनकी जो खराबियां हैं जीवन में, जो बुराइयां हैं, वो निश्चित कम होंगी। लेकिन जो आपके लिए ग्रह सपोर्टिव नहीं है, उनकी दशा अगर चल रही है तो आपके जीवन में हर्डल आएंगे, उतना स्मूथ आपका लाइफ नहीं चलेगा, आपकी सफलता उतनी स्मूथ नहीं होगी। और अगर आपके पॉजिटिव ग्रहों की दशा चल रही है, निश्चित तौर पर कम एफर्ट से आपको अधिक फल और अच्छा फल प्राप्त होगा। इसी के क्रम में मैंने अभी आपको बोला कि हिंदुस्तान में मैंने लिखा था कि जीवन का स्तर निर्धारित करती है महादशाएं। देखिए, भाग्येश की दशा व्यक्ति के जीवन में बचपन में आती है, किसी की बुढ़ापे में आती है, किसी की तो आती ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में भाग्येश की दशा अगर सही समय पर, मतलब उनके जीवन में सेटल होने का उम्र है लगभग 20 से 30 साल, अगर 20 से 30 साल के मध्य अगर बृहस्पति की दशा आ जाए, वह व्यक्ति अपना जो लेवल है उसे 10 टाइम्स अबव जरूर जाएगा, बशर्ते कि भाग्येश का प्लेसमेंट भी अच्छा हो, उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। तय है कि वैसे समय में वह व्यक्ति जिस चीज के लिए एफर्ट करेगा, कम एफर्ट में भी वो चीज उसको प्राप्त हो जाए। अभी आपने कहा जैसे कि बृहस्पति का 16 साल का रहता है, तो 12 साल इस जीवन में हो, 4 साल पहले हो, तो क्या जन्म कुंडली देख के या जो भी हमारा चार्ट बनता है, पूर्व जन्म के बारे में जानकारी आप लोग को मिल सकती है क्या? मिलती है? निश्चित तौर पर अगर किसी व्यक्ति के पूर्व जन्मों की जानकारी लेनी है तो कुछ हाउसेज को देखने के बाद आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यह पूर्व जन्मों में किस स्टेटस का व्यक्ति था या क्या था। लेकिन इसको कोई प्रमाणिक रूप से तो आप नहीं बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन उसकी प्रमाणिकता क्या है? पूर्व जन्म में किसने देखा कि कौन क्या था? लेकिन ज्योतिष में एक विधा है कि कहा जा सकता है कि पूर्व जन्म में आपका स्टेटस यह था, पूर्व जन्म में आप इस लेवल के चीज थे। और उसी के रिगार्डिंग हम लोग आगे भी बोलते हैं, ग्रहों के बैठने के पोजीशन से बोलते हैं। अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति का बृहस्पति नीच का हो, तो बृहस्पति आपके गुरु के द्योतक है। अगर बृहस्पति इस जन्म में आपको नीच के मिले हैं, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने अपने गुरुओं का अपमान किया था, आपने गुरुओं का कुछ भी नुकसान किया था, इसीलिए इस जन्म में आपको बृहस्पति नीच के मिले, कहा जा सकता है। लेकिन अब है कि इसकी प्रमाणिकता पे मैं कोई तर्क नहीं दे सकता हूँ, वो कोई है नहीं, कोई एविडेंस तो है नहीं, एविडेंस तो है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उसको सही इसलिए माना जा सकता है कि अगर हम लोग उसके बाद बृहस्पति का कोई उपाय किसी को बोलते हैं और करने के बाद उसमें कोई सार्थक परिवर्तन नजर आता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वैसी चीजें जीवन में रही। अब जैसे बृहस्पति अगर नीच का होगा तो आप देखेंगे कि उसको एक अच्छा गुरु जीवन में नहीं मिलेगा। ये देखा जाएगा कि वो बृहस्पति के नीच होने के कारण उसके जीवन में एक अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, उसका जीवन में अभाव रहेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैसा हुआ, इसलिए इस जन्म में आपको ऐसा प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरीके से बाकी ग्रहों का भी है, सबका कुछ न कुछ परिस्थिति है जो आपको अच्छा और बुरा करता है। पंडित जी, आपने काफी जानकारी दी, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। मगर हमें लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट सब्जेक्ट है जो एक मुलाकात में इसको हम लोग सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यह पूरे जीवन समझने का है। और एक कुंडली को आप बहुत तरीके से एसेस कर सकते हैं और आपको फिर भी लगेगा कि कुछ बचा ही रह गया। न एक बैठक में यह समाप्त हो सकती है, या ज्योतिष की जानकारी के लिए एक जीवन भी कम है। क्योंकि हमें लगता है कि हर घर में हर राशि का तो एक बहुत लंबा सेशन चलेगा इसका। निश्चित। आप एक चीज देखें कि आप ज्योतिष की इस पार्ट को कभी एसेस करें। आपके जीवन में मान लिया जाए कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने, एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने कहा कि आपके जीवन में 8 अंक लकीर, आप बाय डिफॉल्ट पाएंगे कि आपने बैंक अकाउंट खोला, आपने गाड़ी लिया, आपने जो भी किया, उन सब में देखेंगे कि 8 नंबर रिपीट कर रहा है। ये क्या है? ये तो आपके या किसी व्यक्ति ने कुछ सोच के नहीं किया, रेंडमली उसने मोबाइल का नंबर लिया और सिम लेने के बाद उसका जब नंबर होता है तो उसको नजर आता है कि 8 रिपीट कर रहा है। उसने बैंक में खाता खोला, उसने कुछ सोच के नहीं खोला, उसने गाड़ी लिया, उसका रजिस्ट्रेशन कराया और उसका नंबर आता है। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर से गाइड हो रहा है, ईश्वर के द्वारा निर्धारित चीजों को प्ले करने के लिए है। और ज्यादा पढ़े लिखे लोग इन बातों को काटते जरूर हैं, लेकिन अगर आंतरिक रूप से अगर उस पर विचार करेंगे, आप पाएंगे कि बिल्कुल इस चीज का बेस है, इसके हानि लाभ हैं। अगर मैं प्रिडिक्ट करके किसी को कहता हूं कि आपको कैंसर होगा, और अगर उसको कैंसर होता है
सैकड़ों लोग अपने जीवन में ऐसे आए जिसको किसी तरीके की बात को बोला गया तो उनके जीवन में ऐसी चीज़ें घटित होती रही हैं, हुई हैं। एक डॉक्टर की कैपेसिटी नहीं है। मैं अक्सर अपने जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको ये बोलता हूँ कि मैं आप किसी चीज़ को बोल रहा हूँ बीमारी से संबंधित। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर बिना जांच के वो नहीं बोल सकता है कि आपको लीवर में प्रॉब्लम होगा। मैंने एक दिन एक डॉक्टर की कुंडली प्रिडिक्ट करते समय मैंने कहा कि आप अपना जांच कराने कि आपका थायराइड और एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हो। थोड़े शौक थे कि मैं मेडिकल टर्म की कुछ बातों को बोल रहा हूँ। बोले ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा ही होगा। मेरे पास उदाहरण है कि मैंने डॉक्टर को बोला कि आपकी वाइफ कंसीव क्यों हुई है, उनको पता नहीं, और 3 दिनों के बाद उन्होंने हमको जांच करने के बाद बोला कि मेरी वाइफ कंसीव क्यों है, प्रेग्नेंट है। सर ये ईश्वर की प्रेरणा से होता है, यह मेरे द्वारा कहना ये गलत है। मैं ईश्वरीय प्रेरणा से कुछ बोलता हूँ। कोई भी ज्योतिषी कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो ईश्वर की प्रेरणा से बोलता है। और किसी डॉक्टर का किसी दूसरे विधा के लोगों की ये कैपेसिटी नहीं है बोले। आज सदियों से यह मान्य समाज में चला रहा है, राज ज्योतिषी हुआ करते थे, सब कुछ होता था। मेरे नज़र में सिर्फ एक कमी आई है, वो यह है कि राज्य ज्योतिषी हुआ करते थे उस जमाने में राजा उनके सारी सुख सुविधाओं का, उस जमाने में गांव में होती थी, गांव खेती गृहस्थी की जो व्यवस्था होती थी उन्हें उनके खाने पीने की तमाम व्यवस्था राजा करते थे। उनका काम था राजा के और राजा के परिवार की कुंडलियों को एसेस करना, उनकी जो भी ज्ञान थे उसमें 24 घंटा उसमें देना। आज के डेट में हम लोगों के पास कोई आता है 10 मिनट के अंदर अपनी सारी चीजों को चाहता है कि होना, और लगता है कि एक बार कोई प्रेडिक्ट कर दिया। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ, मैं आम ज्योतिषियों को, आम लोगों को एक नजरिया देना चाहता हूँ। आपने अपनी कुंडली मुझसे एसेस कराई, आए, मैंने आपको कोई स्टोन सजेस्ट कर दिया और चीजें जो मैंने कहा उसके रिगार्डिंग हुआ, फिर आप स्टोन पहन लिया और आप 5 साल 10 साल तक किसी से मिलने का दोबारा कोशिश नहीं करते जब तक कोई मेजर दिक्कत नहीं। सर एक चीज है कि अगर ग्रह बदल रहे हैं तो आज आपके शनि की, राहु की, किसी ग्रह की स्थिति जिस समय आप आए थे उस समय एक जिनविन जगह पे थी, उसकी दृष्टि जिनविन जगह पे पड़ रही थी जहां से आपको लाभ हो रहा था। सर वह लाभ की दृष्टि किसी दूसरे जगह हानि के लिए भी है, और अगर उस समय हानि हो रहा है तो शायद हम यह सजेस्ट करेंगे कि वर्तमान में इस स्टोन को आप उतार के रख दें, परमानेंट नहीं, सर्टेन साल भर के लिए, 2 साल के लिए। तो जब तक आप उसको लगातार कनेक्शन में नहीं रहेंगे तब तक तो नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा। आप अगर समझ रहे हैं कि एक बार मैंने दवा ले लिया वो ठीक हो गया, आपने किसी डॉक्टर के पास गया, पैरासीटामोल उसने दिया, आपने पैरासीटामोल खाया, ठीक हो गया, अब पता चला कि जनरल फीवर था, पैरासीटामोल काम किया, लेकिन टाइफाइड हो गया तो उस समय वही हो, ऐसा जरूरी नहीं। तो निश्चित तौर पर टाइम टू टाइम जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके साथ कनेक्शन में होना चाहिए और टाइम टू टाइम का सजेशन आदमी को लेना चाहिए। उससे जीवन में सकारात्मकता का ज्यादा बेस होगा बनस्पत की। एक बार दिखलाए और फिर हम बंद हो गए। पंडित जी, हम जानना चाह रहे थे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अगर उनको आपसे संपर्क करना हो, क्योंकि परेशानी तो हर के जीवन में है, अगर हमारे दर्शक में किसी को आपसे संपर्क करना हो तो वो कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? जी मेरा कनेक्शन नंबर है 9431165344। मैं बारियातू हाउसिंग कॉलोनी 57 के स्नेही, मेरे आवास का पता है, हमसे यहाँ संपर्क किया जा सकता है। और मैं महीने में 2 दिन के लिए पलामू में होता हूँ, डाल्टनगंज, हमीदगंज में, मुझसे बात करके और समय लिया जा सकता है। मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर उन्हें भी कुछ इस तरह का दिशा निर्देश लेना हो, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई जानकारी लेनी हो या अपनी कुंडली दिखवानी हो या बनवानी हो तो कृपया पंडित जी संपर्क करें, पंडित शैलेश दुबे जी से। उन्होंने नंबर बताया ही है, अब बाकी कैप्शन में भी आपको नंबर हम दोबारा डाल देंगे। पंडित जी, आज के सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं। आपने जो जानकारी दी बहुत अच्छा लगा, बट हमें लगता है कि ये जो विषय है, ये विषय इतनी बड़ी है, लंबी है कि एक बैठक में तो हम लोग नहीं कर सकते, पूरा जीवन समाप्त हो जाए। हम लोग बहुत जल्दी दूसरा पॉडकास्ट करेंगे, उसमें हम लोग हर एक ग्रह और हर एक जो भाव है, घर है, उसको लेके हम लोग चर्चा करेंगे। तो सब वो लंबा होगा, बट हम चाहेंगे कि हर घर पे क्या असर पड़ता है ग्रहों का, उस पर विचार हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। धन्यवाद।